इनकम टैक्स के नियमों में हाल ही में एक ऐसा बड़ा बदलाव आया है जिसने पूरे कंप्लायंस के तरीके को ही बदल कर रख दिया है। आज की इस चर्चा में हम ITR 4 में बैंक बैलेंस डिक्लेयर करने के इस नए नियम का पूरा एनालिसिस करेंगे। जो लोग प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के तहत अपना रिटर्न फाइल करते हैं, उनके लिए ये अपडेट बहुत ही क्रिटिकल है। ये सिर्फ कोई आम नियम नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब डेटा को किस गहराई से ट्रैक कर रहा है। इस एनालिसिस में हम सबसे पहले नए ITR 4 मैंडेट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा, कैसे सेविंग्स अकाउंट्स की कुछ कमियों को दूर किया जा रहा है, और राजेश की एक केस स्टडी से इसे प्रैक्टिकली जानेंगे। अंत में भारी जुर्माने से कैसे बचें और कंप्लायंस कैसे बनाए रखें, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, नया ITR 4 नियम। असल में सबसे बड़ी बात यह है कि ITR 4 फाइल करने वाले बिजनेस ओनर्स के लिए अब कॉलम E1 में अपना सटीक बैंक बैलेंस बताना कोई विकल्प नहीं रह गया है। पहले लोग इसे आसानी से छोड़ देते थे क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं हुआ करता था, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। असेसमेंट ईयर 2026-27 यानी 2026-27 के लिए 31 मार्च 2026 तक खाते में जो भी क्लोजिंग बैलेंस है उसका पूरा हिसाब देना ही होगा। और हाँ, एक नया इन्वेस्टमेंट पॉइंट E18 भी इसमें जुड़ गया है, जो अभी तो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आगे चलकर इसके भी पूरी तरह से अनिवार्य होने के चांस हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, ये नियम किसे प्रभावित करता है। ये देखना काफी दिलचस्प है कि इस नए नियम के रडार पर कौन कौन आ रहा है। ये दायरा सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो पारंपरिक तौर पर कोई दुकान या बिजनेस चलाते हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जो लोग शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वे भी बिजनेस की ही कैटेगरी में आते हैं। अक्सर नौकरी पेशा लोग सोचते हैं कि बस अपना ITR 1 या 2 भर दिया और काम खत्म। लेकिन अगर सैलरीड होने के साथ साथ इंट्राडे ट्रेडिंग भी की जा रही है तो उसे व्यापार ही माना जाएगा। और अगर प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का विकल्प चुना गया है तो ITR 4 भरना होगा। मतलब ये नया बैंक बैलेंस का नियम उन पर भी पूरी तरह लागू होता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ऐतिहासिक तौर पर सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE जैसे नियम बहुत ही सहूलियत देने वाले रहे हैं। छोटे बिजनेस वालों को मोटे मोटे बही खाते मेंटेन करने के झंझट से बचाने के लिए सरकार ने एक मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करने की छूट दी थी, जैसे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कम से कम 6% यानी 6% और कैश पर 8% यानी 8% प्रॉफिट दिखाना होता है। प्रोफेशनल्स के लिए ये लिमिट 50% है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात अक्सर भुला दी जाती है। ये सिर्फ एक मिनिमम लिमिट है। अगर असली मुनाफा इससे कहीं ज्यादा है तो कायदे से हमेशा उस ज्यादा मुनाफे को ही रिपोर्ट किया जाना चाहिए। यहीं से हमारा तीसरा भाग शुरू होता है, सेविंग्स खाते की खामियों को बंद करना। अब जरा मार्केट में चलने वाले एक बहुत ही आम जुगाड़ पर नजर डालते हैं। होता क्या है कि टैक्स बचाने के चक्कर में कई बार बिजनेस की कमाई को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। मान लीजिए किसी की 50 लाख की कुल सेल हुई। उसने क्या किया कि 30 लाख रुपए तो करंट अकाउंट में डाल दिए और उस पर खुशी खुशी GST चुका दिया, लेकिन बाकी के 20 लाख रुपए उन्हें चुपचाप अपने सेविंग्स अकाउंट में खिसका दिया ताकि GST से बचा जा सके। बस इसी छिपी हुई कमाई को बाहर लाने के लिए ये नए नियम लाए गए हैं। अब इस नई सख्ती का सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी भी सेविंग्स अकाउंट का इस्तेमाल बिजनेस के लेन देन के लिए हुआ है तो उसके क्लोजिंग बैलेंस को भी करंट अकाउंट के साथ साथ रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उन सेविंग्स अकाउंट्स में बिजनेस ट्रांजैक्शन दर्ज हो चुके हैं तो उन्हें ITR 4 में छिपाया नहीं जा सकता। इनकम कम दिखाना और बैंक में करोड़ों का बैलेंस होना अब सीधे सीधे टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन जाएगा। आइए इस बात को चौथे भाग की मदद से समझते हैं। केस स्टडी, राजेश का रिटेन। यहाँ घोषित मुनाफे और असली बैंक बैलेंस के बीच का भारी अंतर एकदम साफ नजर आता है। मान लेते हैं राजेश नाम का एक व्यक्ति है जिसका मोबाइल एक्सेसरीज का स्टोर है। उसका सालाना टर्नओवर 48 लाख रुपए है। अब उसने प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का फायदा उठाया और 6% के हिसाब से अपना प्रॉफिट दिखा दिया, सिर्फ 2,88,000 रुपए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब राजेश का बैंक बैलेंस चेक किया जाता है। वहां पूरे 1 करोड़ रुपए जमा हैं। टैक्स विभाग अब इसी तरह के बड़े और बिना स्पष्टीकरण वाले अंतर को पकड़ने के लिए पूरी तरह से डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। जब घोषित कमाई सिर्फ कुछ लाख रुपए हों लेकिन बैंक खाते में करोड़ों पड़े हों तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। माना कि बैंक बैलेंस और उस साल का मुनाफा हमेशा बराबर नहीं हो सकते।
आखिर खाते में पिछले कई सालों की सेविंग्स भी तो हो सकती है। लेकिन इतना विशाल और बेहिसाब अंतर निश्चित रूप से विभाग की नज़रों में आ ही जाएगा। और इसी से हम अपने 5वें भाग पर आते हैं, गंभीर अंतर के लिए भारी जुर्माना। अगर कोई इस बड़े बैंक बैलेंस को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो इसके नतीजे फाइनेंशियली काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं। अगर ये साबित हो जाए कि इनकम जानबूझकर कम दिखाई गई है यानी अंडर रिपोर्टिंग हुई है, तो जो भी बकाया टैक्स बनता है उस पर 200% 200% तक का सीधा जुर्माना लग सकता है। और अगर खाते में जमा पैसे का कोई सोर्स ही नहीं बता पाए तो उसे अनएक्सप्लेन्ड मनी मान लिया जाएगा, जिस पर 84% 84% तक का भारी भरकम टैक्स लग सकता है। इसके अलावा अगर कोई जानबूझकर अपने सभी बैंक खातों की जानकारी आईटीआर में नहीं देता है तो उसके लिए 10,000 रुपए का एक अलग से फाइन भी तैयार है। आजकल टैक्स विभाग हर फाइल को हाथ से चेक नहीं करता। अब सिस्टम खुद ब खुद ई-कैंपेन ट्रिगर करता है और सीधे नोटिस भेजता है। अगर किसी का दावा है कि उनके खाते में मौजूद वो बड़ा बैलेंस किसी जायज़ वजह से है, मान लीजिए कि कोई बिजनेस लोन लिया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो ई-कैंपेन का नोटिस आए तो उस लोन या सोर्स को साबित करने के लिए सारे दस्तावेज और पूरे स्पष्टीकरण एकदम तैयार होने चाहिए। तो अब सवाल यह है कि इस कंप्लायंस ट्रैप से बचा कैसे जाए। हमारा छठा और आखिरी भाग इसी बारे में है। इन सटीक स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी बिजनेस भारी जुर्माने के जाल में फंसने से बच सकता है। सबसे पहला और अहम कदम है एक कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना। छोटे बिजनेसेस के लिए ये कानूनी तौर पर जरूरी नहीं है, लेकिन ये असली मुनाफे और बैंक बैलेंस के बीच के फर्क को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। अगर असल भी प्रॉफिट 6% नहीं बल्कि 20% हुआ है तो आईटीआर में 20% ही दिखाया जाना चाहिए। उस मिनिमम लिमिट को ही मैक्सिमम मान लेने की गलती अब बहुत महंगी पड़ सकती है। अब जबकि मिनिमम रिपोर्टिंग वाला वो पुराना दौर खत्म हो रहा है और पारदर्शिता लगातार बढ़ रही है, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या बिजनेस में दिखाई गई आय असली फाइनेंशियल स्थिति से मेल खाती है। डेटा का सही मिलान अब पहले से कई ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है ये एनालिसिस नई नियमों को बेहतर ढंग से समझने और कंप्लायंट रहने में मददगार साबित होगा।